हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा। आज का जो सेशन है ये केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर इसमें आप देखेंगे तो प्रारंभिक स्तर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 to 5। अगर हम बात करें तो परीक्षा की तिथि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी 8 दिसंबर 2019 को यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इसी को आज लेके हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आए थे। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 1 भाग 1, जिसमें बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। टोटल इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और देखते हैं आज हम लोग कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। तो बने रहिएगा और चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन किसी ने क्या खूब कहा है कि अपशब्द भी उन्हीं के लिए गढ़े गए हैं। क्या? अपशब्द भी उन्हीं के लिए गढ़े गए हैं जिनके शब्दों में वजन नहीं होते, जिनके शब्दों में वजन नहीं होते, वरना वास्तव में धाराशाही भी मर्यादित शब्द ही करते हैं। तो बड़ी सुंदर सी बात है, अगर आपको समझ में आई हो तो जवाब दीजिएगा। बहुत प्यारी लाइनें लिखी गई है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि छात्र केंद्रित, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। हमें बताना है कि विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यत्र वत्र याद करना। बी कह रहा है कि योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। सी कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना। और डी कह रहा है कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या है तो बच्चों के अनुभवों को क्या होता है, प्रमुखता देने की बात कही गई है। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हम लोगों का डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिएगा इसमें क्या बोला गया है। छात्र केंद्रित शिक्षा छात्र शास्त्र में बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता दी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों की रुचियां, योग्यता, क्षमताओं, मनोवृत्तियों, पूर्व अनुभव, विचारों आदि को महत्व दिया जाता है तथा इसी के अनुसार शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रमों और अधिगम परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। छात्र जिसमें छात्र सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। ओके, आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा क्या है। तो सेकंड नंबर कह रहा है कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से, यहाँ खाली स्थान है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि संत्रिहित है। बी कह रहा है कि संबंधित नहीं है। सी कह रहा है कि पूर्णतः अलग है और डी कह रहा है कि स्वतंत्र है। अगर हम बात करें संवेग एवं संज्ञान की तो क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, संत्रिहित, संत्रिहित हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या इसमें बोला गया है कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं। संवेगित दशा में व्यक्ति की विचार प्रक्रिया तो शिथिल हो जाती है अथवा तुल्य प्राय हो जाती है। बुद्धि तथा विवेक एवं चिंतन तथा तर्क प्रक्रिया का उसके व्यवहार पर पूर्णतः नियंत्रण नहीं रहता है। वह उचित व अनुचित का ठीक ढंग से विचार नहीं कर पाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिकता प्राथमिक रूप से, ठीक है, हमें बताना है क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अनुबंधन द्वारा अर्जित होता है। चलिए बी देखिएगा, बी कह रहा है हम लोगों का कि
अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। सी कह रहा है कि यंत्र वक्र याद करने पर आधारित होता है और डी कह रहा है कि प्रबलन पर केंद्रित होता है। तो हमें बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अवबोधन की प्रक्रिया पर क्या होता है तो केंद्रित होता है। चलिए आगे देखिएगा क्या है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी ढांचे के अनुसार ज्ञान का निर्माण अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। विद्यार्थी वस्तुओं एवं उन्हें वस्तु की गई गतिविधियों से ही सक्रिय रूप से पुराने अनुभवों को नए विचारों से जोड़ते हुए ज्ञान का सृजन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला है इसमें कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, हमें बताना है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, क्या है सहजानुभूत सिद्धांत जो होते हैं उसके संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए हमें बताना है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं और ऑप्शन बिल्कुल प्यारे प्यारे ऑप्शन, ये हम लोगों के 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना। बी कह रहा है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। और सी कह रहा है कि बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। सी कह रहा है बच्चों को दंडित करना चाहिए। अगर हम बात करें तो इसमें से 2 तो होगा नहीं, बच्चों को दंडित कभी नहीं करना चाहिए और सिद्धांतों को अनदेखा कभी नहीं करना चाहिए। अब बचा है 2, तो इसमें अगर हम देखें तो प्रबल संभावना किस ऑप्शंस की होती है। तो प्रबल संभावना की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है हम लोगों का प्रबल है। चलिए देखिए क्या है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए ताकि उनके पूर्व निर्मित गलत धारणाओं में परिवर्तन व परिमार्जन किया जा सके। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बड़े उम्दे लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या बोल रहा है कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्य के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके, देखिएगा बी कह रहा है कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। डी कह रहा है कि बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है और डी कह रहा है कि आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा क्या होती है, कम होती जाती है। देखिएगा बच्चों को अधिगम गतिविधि में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देने व दंड का प्रयोग करने से अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। होता क्या है कि जब भी आप किसी को दंड देते हैं या फिर किसी को पुरस्कार देते हैं, अगर पुरस्कार उसको नहीं मिलेगा तो भी उसकी क्या होगी, रुचि कम होती जाएगी, या फिर अगर उनको उसको दंड भी मिल रहा है तो भी उसकी क्या होगी, रुचि कम होती जाएगी। तो इसीलिए कह रहा है कि इसका दोनों के तरह से अगर हम देखें तो जब भी हम इस चीज़ का प्रयोग करेंगे तो इसमें अभिरुचि और जिज्ञासा जो होती है वो क्या होती है, कम ही नज़र आती है। क्योंकि लगातार पुरस्कार या लगातार दंड देने से उनका निष्पादन पुरस्कार और दंड पर निर्भर हो जाता है और प्रत्येक अनुक्रिया के बाद पुरस्कार या दंड की प्राप्ति से आंशिक रहते हैं। इसलिए स्किनर ने भी आंशिक पुनर्वलन को अधिगम के लिए बेहतर माना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है
कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। बी कह रहा है कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। आगे देखिएगा, आगे है कि अधिगम पुनः उत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। डी कह रहा है कि अधिगम यत्र वत्र याद करने की प्रक्रिया है। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिएगा क्या बोला है कि संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम सक्रिय विनियोजित के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अर्थात अधिगम किसी अनुबंधन द्वारा न होकर बल्कि एक सक्रिय ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। संरचनावादी सिद्धांतकारों में विश्व मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे तथा रशियन मनोवैज्ञानिक लेओ वाइगोस्की प्रमुख हैं। इन दोनों सिद्धांतकारों का मानना है कि ज्ञान अधिगमकर्ता द्वारा सक्रिय रहकर सृजित किया जाता है, न कि निष्क्रिय रहकर वातावरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इन लाइनों को जो है आप बड़े ही ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ये सारी चीज़ें आपको समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। तो हमें बताना है इनके परिणाम क्या हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, और बी कह रहा है कि यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधिक प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। चलिए देखिएगा, सी कह रहा है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, और डी कह रहा है कि यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रतिभाशाली तरीका होता है। चलिए देखिएगा आगे क्या बोला गया है, इसमें हम लोग देखते हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया है कि विद्यार्थियों के सामने स्पष्ट उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों को प्रस्तुत करने से उनके अवधारणाओं में परिवर्तन व परिमार्जन करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। प्रायः यह देखा जाता है कि विद्यार्थी सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा कई गलत अवधारणाएं विकसित कर लेते हैं, जिसमें सुधार के लिए शिक्षक उनके जीवन से संबंधित उदाहरण और गैर उदाहरण या अनुभव को प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरीके से भी देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और इसमें क्या बोला गया है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार के प्रोत्साहित कर सकती हैं। तो हमें वो तरीका बताना है कौन कौन सा हो सकता है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन ऑप्शन क्या कह रहा है। ए कह रहा है कि गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। बी कह रहा है कि बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। सी कह रहा है कि प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। और डी कह रहा है कि केवल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। जब भी हम किसी बच्चे को उसके सहजता अनुसार अनुमान लगाने के लिए जोर देते हैं और फिर उस पर हम मंथन करते हैं, तो मंथन एक ऐसा चीज़ होता है जिससे हम उत्तर के आसपास पहुंचते हैं और उससे बहुत सारे संभावनाएं
प्रबल हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमें यूरोप जाना है, तो यूरोप जाने के लिए हम मान लीजिए मैप का प्रयोग करते हैं, और मैप में अगर हम मान लीजिए यूरोप न जाके अगर उसके इर्द गिर्द के अगर देश तक भी अगर हम पहुंच जाते हैं, तो लगभग में छोटे बच्चों के लिए ये देखा जाता है कि आप वहाँ तक जा सकते हैं। या फिर किसी पेड़ की पत्ती अगर हम दिखाते हैं और उनसे हम कहते हैं कि ये किस चीज़ का पत्ती है, तो बच्चे जब उस चीज़ हैं और अगर नहीं बता पाते हैं तो हम उनको एक क्लू देते हैं, एक हिंट देते हैं, और उसके सहारे बच्चों को वहाँ पहुँचाते हैं। तो उस पर मंथन हम करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, तो बच्चे अपना ओपिनियन वहाँ पे देते हैं। तो इससे बहुत सारी चीज़ों का हेल्प मिलता है। आगे देखिएगा, आगे है, यदि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हैं, तो उसे बच्चे को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उसी पर आधारित विचार मंथन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषण माना जाता है, जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इसीलिए बच्चों के सामने ऐसी समस्याएं वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसमें उन्हें सक्रिय रूप से समाधान खोजने के अवसर प्राप्त हो सके। इसलिए मंथन और चिंतन करना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है, हमें बताना है। चलिए आपके सामने ये है, कह रहा है, एक कह रहा है कि शारीरिक दंड, बी कह रहा है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, और 3 कह रहा है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन, और डी कह रहा है कि निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1 2 3 सही है, बी कह रहा है कि 2 3 4 सही है, सी कह रहा है कि 1 2 सही है, और डी कह रहा है कि 2 3 सही है। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सही हो जाएगा। एक तो सही होगा सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, और दूसरा सही होगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो 2 सही हो जाएगा, इसलिए जैसे हमारा डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। सहयोगात्मक अधिगम वातावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, अध्यापक की संरचनात्मक भूमिका, रोचक पाठ्य सामग्री आदि। तो ये 4 तरीके से 4 प्रकार की होती हैं, इसमें और सारे सब्स्टिट्यूट देखने को मिल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है। इसमें बोला है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं, हमें बताना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर कह रहा है कि बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, बी कह रहा है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, और सी कह रहा है कि एक व्याख्यान दे करके, और डी कह रहा है कि प्रतियोगात्मक अवसर की व्यवस्था करके। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी, सॉरी माफ करिएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। देखिएगा, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के सहज कर सकते हैं। जब बच्चे किसी समस्या का समाधान स्वयं खोजते हैं, उस पर परिचर्चा करते हैं, तो उस समस्या विषय की जटिल अवधारणाओं को स्वयं ही स्वतः ही क्या करते हैं, समझने लगते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा ही प्यारा है कि वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है, हमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पर्यावरणीय प्रभाव, बी कह रहा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, और सी कह रहा है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड, और डी कह रहा है कि जन्मजात विशेषताएं।
अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को इसमें मिलेगा। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिएगा आगे। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है। अनेक मनोवैज्ञानिक शोधों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अनेक शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व संबंधित विभिन्नताओं के लिए वंशानुक्रम काफी सीमा तक उत्तरदायी होता है। इस तरह जिस प्रकार के वातावरण में बालक रहता है उसी के अनुरूप शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व चारित्रिक विकास होता है। इन दोनों के परस्पर अंतःक्रिया के कारण ही वैयक्तिक विभिन्नता क्या होती है, उत्पन्न होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है, हमें बताना है। कौन सा द्वितीयक समाजीकरण का उदाहरण बताना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विद्यालय एवं मीडिया, बी कह रहा है मीडिया एवं पास पड़ोस, सी कह रहा है परिवार एवं पास पड़ोस और डी कह रहा है परिवार एवं मीडिया। तो देखिएगा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्कूल एंड मीडिया। क्या हो जाएगा, स्कूल एंड मीडिया। ठीक है, विद्यालय एवं मीडिया इसका द्वितीयक सामाजिक एजेंसी या कारक हो जाएगा। पहले में क्या आएगा, पहले में आएगा परिवार, माता पिता और पास पड़ोस के लोग आएंगे। दूसरे की अगर बात करते हैं तो दूसरे चरण में विद्यालय एवं मीडिया आ जाता है। चलिए देखिए क्या बोला है कि विद्यालय एवं मीडिया समाजीकरण की द्वितीयक एजेंसी के उदाहरण है, जबकि परिवार परिवार के निकटतम सदस्य, पास पड़ोस, सहचर्य समूह आदि समाजीकरण के प्राथमिक एजेंसी है। प्राथमिक एजेंसी में क्या आएगा, परिवार आ जाएगा। परिवार के जितने सदस्य होते हैं, आस पड़ोस होता है, वो सारे लोग प्राथमिक एजेंसी में आ जाएंगे। और अगर द्वितीय की बात करते हैं तो विद्यालय और मीडिया हो जाएगा द्वितीयक में। ये सभी मिलकर बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते हैं, निभाते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। हमें बताना है किसमें शारीरिक वृद्धि जो होता है वो तीव्र गति से होता है। ओके, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरा अवस्था में, बी कह रहा है किशोरा अवस्था एवं वयस्कता में, और सी कह रहा है कि शैशव अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, और डी कह रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी बी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शैशव अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्य अवस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। चलिए देखिएगा, शैशव अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्य अवस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। शैशव अवस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र रहती है। इस प्रकार बाल्य अवस्था के प्रथम 3 वर्षों के दौरान 6 से 9 वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। बाद के 3 वर्षों में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। जो विकास का सिद्धांत नहीं है उसे हमें बताना है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग बताते हैं। और ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो हमें लगता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, देखिएगा, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से इसे प्रभावित नहीं करते हैं। और सी कह रहा है कि विकास जीवनों पर्यंत होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। विकास
परिवर्त्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से इसे प्रभावित नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो ये हमारा गलत है। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं जो यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल जाएगा। देखिएगा, पहले में है कि विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा क्या होता है तो प्रभावित होता है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि विकास जीवन पर्यंत चलता है। अगर विकास की और वृद्धि की अगर हम बात करें तो विकास जो होता है अमृत गर्भावस्था से लेकर, ठीक है, मृत्यु अवस्था तक, ठीक है, जीवन पर्यंत चलता है। विकास परिवर्त्य होता है, परिवर्तनशील होता है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, बिल्कुल अलग अलग चरण पे अलग अलग स्टेज देखने को मिलता है। विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर संबंध तथा समन्वय होता है, ये भी बिल्कुल सही है। विकास एक निश्चित प्रतिमान का अनुसरण करता है, बिल्कुल एक गति से होता है। एक स्टेज में उस गति से होगा, अगले स्टेज में कुछ और गति से होगा। विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव होता है। देखिएगा, अतः विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है। विकास के सिद्धांत के संदर्भ में यह कथन सही नहीं है, बिल्कुल प्रभावित करता है, क्योंकि जिस वातावरण में अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ की सांस्कृतिक, वहाँ की भौगोलिक और वहाँ का वातावरण आपके ऊपर जरूर हस्तक्षेप करेगा। चलिए, अगला है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है, हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जेंडर समता का है, बी कह रहा है कि जेंडर समरूपता का है, सी कह रहा है कि जेंडर पक्षपात का है और डी कह रहा है कि जेंडर पहचान का है। अगर आप किसी भी एक जेंडर पे अगर ध्यान देते हैं तो जेंडर पक्षपात का इसमें देखने को मिलेगा, इसलिए राइट ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जेंडर पक्षपात इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए क्या बोला है कि यदि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है तो यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। कक्षा में जब शिक्षक लिंग विशेष को ध्यान में रखकर व्यवहार करता है तो इसे लैंगिक पक्षपात कहा जाता है। अतः एक अच्छे शिक्षक को कक्षा में लैंगिक पक्षपात नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आपको बराबर ध्यान देके पढ़ाना है। क्या लड़की क्या लड़का, आपके लिए दोनों लोग बराबर हैं, आप कहीं पे भी पक्षपात नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और 16 से लेकर 30 तक हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए, सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।